जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मास्टर वीरा पर। आज हम कुछ अन्य प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके यूपी पुलिस के लिए हो गए, एसएससी एग्जाम के लिए हो गए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ आने वाला है। इन सभी के लिए अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने 30 से ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक, तो आप सभी सॉल्व करिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सी कायांतरित शैल है। शैल यानी चट्टान। कौन सी कायांतरित शैल है? तो इसमें आपके ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा। अन्य और भी चट्टानें होती हैं, देखिए यहाँ पर संगमरमर दिया है, ध्यान रखिएगा। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान का रूप है। ठीक, आगे चलते हैं। सार्क का पूर्ण रूप। सार्क को ही दक्षेस भी कहते हैं, आप सभी हिंदी में सुने होंगे दक्षेस। तो सार्क को ही दक्षेस कहते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हिंदी दिया है, यही इंग्लिश भी होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं। भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? यानी इसका साधारण से तात्पर्य है कि भारत आने वाला विदेशी व्यक्ति सबसे पहले कौन था। ठीक, जो सागरी मार्ग से आया था, यानी जल मार्ग से आया था। ठीक, तो इसमें जल मार्ग से आया था वास्को डी गामा, आप सभी जानते ही होंगे। 1498 में ये सबसे पहले पुर्तगाली आया था, जो कि व्यापार की दृष्टि से आया था हमारे भारत में, और ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जिसके स्वागत के लिए हमारे केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक, आगे चलते हैं। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? यानी स्वेज नहर जब आ गई तो इससे किन दो महाद्वीपों के बीच का रास्ता छोटा हो गया, या फिर किन दो महाद्वीपों का रास्ता सुगम हो गया, या फिर पूछा जाए तो किन दो महाद्वीपों के बीच में स्वेज नहर बहती है? इसका उत्तर है यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यहाँ से अब हम यूरोप से एशिया होते हुए पूर्वी अफ्रीका जाएंगे। स्वेज नहर के माध्यम से कनेक्टिविटी सरल हो चुकी है। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक, प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते होंगे 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 4 साल का ये समय था, काफी लंबा समय था, और विश्व युद्ध में काफी कई देशों के अनगिनत प्राणियों की जान गई थी। आगे है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? यानी मराठा सरकार, यानी मराठा जो शासन था वो सबसे उच्च शिखर पर कब थी, यानी उसका सबसे अच्छा शासन कब चलाया था, यानी किसके शासनकाल में सबसे अच्छा शासन हुआ था मराठा शासन का? तो इसमें बालाजी बाजीराव आते हैं, उनके समय में सबसे अच्छा शासन चल रहा था, यानी सबसे लोकप्रिय था मराठा सत्ता किसके समय में? बालाजी बाजीराव के समय में। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता ही होगा, महात्मा फुले ने
महात्मा ज्योतिबा बाई फुले होता है पूरा नाम, इसमें शॉर्ट में दे दिया महात्मा फुले। इसमें हम लिख भी देते हैं महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फुले। ठीक, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना मुंबई में की थी, ध्यान रखिए। आगे है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, यानी जन गण मन को लिखने वाला कौन थे? इसका है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। ये पिछले वीडियो में मैंने इसको सॉल्व कराया था। आगे चलते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से किसे प्रसिद्ध है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या फिर भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? तो ये दादा भाई नौरोजी को भारत का सबसे महान या फिर सबसे पुराना या फिर सबसे वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये दांडी मार्च, इसी को दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक, इसी को दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा भी बोलते हैं। ये नमक कर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक, इसमें महात्मा गांधी जी जाते हैं, साबरमती से यात्रा निकालते और दांडी से पहुंचकर नमक करों का विरोध करते हैं और नमक कर को तोड़ते हैं। आगे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? समाजवाद की विचारधारा के आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री हमारे आप सभी के प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हैं, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी? यानी अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की जो समुद्री तट की लंबाई है वो कितनी है? तो इसका उत्तर है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। आगे है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम दक्षिण भारत में बहने वाली कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में पड़ता है महाबलेश्वर। आपका महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? अगर कोई पूछे कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है? तो इसका उत्तर है 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक, आगे चंद्र ग्रहण कब होता है? ये सामान्य सा प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आएगी सूर्य और चंद्रमा के बीच, जैसे ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, और इधर कहीं चंद्रमा हो गया। ठीक, जब पृथ्वी बीच में रहे सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है। और जस्ट इसी का उल्टा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी कि यहाँ पर सन मान लीजिए और ये अर्थ हो गए, और यहाँ पर कहीं चंद्रमा है, तब ये हो गया सूर्य ग्रहण। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए,
तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, यानी पहली बार रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत की प्रथम रेलवे लाइन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। आगे है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है, आप सभी को जानकारी होगा, बाघ। आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रश्न सरल भी है और कुछ प्रश्न अच्छे खासे भी हैं, अच्छे लेवल के भी हैं। ठीक, सभी प्रकार के प्रश्नों का समन्वय, यानी सभी प्रकार के मिश्रित प्रश्न हैं। भारतीय वायुसेना में एमिशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? एमिशन अधिकारी होते हैं भारतीय वायुसेना में, एयरफोर्स में। उनका सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर सबसे छोटे होते हैं। आप समझ जाइएगा अब कितना ऊंचा पद है। एमिशन अधिकारी का सबसे छोटा पद है ये पायलट ऑफिसर। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल लेवल का है, अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण या फिर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, अलंकरण या फिर पुरस्कार या फिर अवार्ड सेना को दिया जाता है। मतलब कि सेना में काम करने वाले, युद्ध में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र सबसे सेना का सबसे बहादुरी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी को जानकारी होगी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे चलते हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, यानी जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है कि वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये सब ऋतुएं क्यों बदलती हैं? इसका कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी पृथ्वी जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी के कारण से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। ठीक, सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी की ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे पास की वायुमंडलीय परत कौन सी थी? क्षोभ मंडल। अब यहाँ पूछा गया सबसे दूर यानी सबसे बाहरी परत कौन सा है? इसका उत्तर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल आप नाम से भी आप समझ सकते हैं, सबसे बाहरी परत यानी बहिर्मंडल। आगे प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? ध्यान रखें, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम नाम ध्यान रखिएगा, डीसीएम ट्रॉफी का नाम संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक, फुटबॉल से संबंध है डीसीएम ट्रॉफी का। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे, यानी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए अल्लाह रखा खान का नाम जाना जाता है? तो अल्लाह रखा खां तबला वादक थे, सबसे मशहूर तबला वादक में इनकी गणना होती है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष के निर्वासित होकर गुजारे थे, यानी निर्वासित होकर गुजारे थे, कौन? हुमायूं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष तक निर्वास में रहकर गुजारा था, यानी बाहर रह गुजारा था, वो था हुमायूं। हुमायूं को ही शेरशाह सूरी ने युद्ध में
पराजित कर दिया था और भगा दिया था अपने देश से। फिर दोबारा आया था 1 साल के लिए हुमायूं और फिर यही मृत्यु हो जाती है उसकी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी को पता ही होगा, राज्यसभा का सभापति और हमारे देश का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति ही होता है उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को दो दो पद मिलते हैं। एक तो देश का उपराष्ट्रपति होगा, दूसरा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। अगर प्रश्न ये भी बनता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन किस लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को कभी भी उसके पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के लिए वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? यानी किस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल यानी पूरी सशरीर मूर्ति किस में स्थित है? तो ये एलिफेंटा गुफा है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की मुखमंडल के साथ यानी पूरा शरीर के साथ मूर्ति विराजमान है। लक्षद्वीप की राजधानी आप सभी जानते होंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? यानी सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है और काली मृदा किसके लिए जानी जाती है? कपास की खेती के लिए फेमस है। कपास की खेती के लिए काली मृदा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? शिलोत्कीर्ण का मतलब होता है पत्थर काट कर बनाया गया मंदिर, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया है। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? एलोरा में स्थित है। हरित क्रांति का अर्थ होता है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ होता है गेहूं के उत्पादन से। कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाने यानी कृषि के क्षेत्र में जो भी काम किया जाता है वो हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति के जनक भारत में एस स्वामीनाथन थे। भारत में एस स्वामीनाथन थे। ठीक, अगला प्रश्न है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है यानी जो भूमि क्षरण हो रहा है उसको किससे नियंत्रित किया जा सकता है? सीढ़ीदार टीला बनाकर, टीला का तात्पर्य है ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बनाकर, बांध बनाकर, और तीसरा है वृक्षारोपण करके यानी वृक्ष लगाकर हम अधिक से अधिक भूरक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी जो भूमि क्षरित हो रही है, भूमि का मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसको हम रोका जा सकता है। आज हम यहीं तक प्रश्न लेकर आए थे। आगे भी बने रहिएगा ऐसे। आप सभी का प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।